जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त हम लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। दिस इज़ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। तो बात करते हैं आज हम लोग 15 अगस्त के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में पहले से ही आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव शुरू हो चुका है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है, जो एक ऐतिहासिक पहल है ताकि हम लोग अपनी आज़ादी के मूल्यों को अपनी निरंतर जीवन में बनाए रखें। तो आज मैं आप सभी को विट्स एकेडमी की तरफ से मैं कुछ स्वतंत्रता दिवस के बारे में, अनसुने पहलुओं के बारे में बात करूंगा और सारे संक्षिप्त विवरण के माध्यम से ब्रिटिश काल से होते हुए सारी यातनाओं को मैं विवरण दूंगा आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारी आज़ादी कहाँ से कैसे गुलामी की तरफ अग्रसर हुई और फिर हमारे जांबाज साहसी निर्भीक क्रांतिकारियों द्वारा कैसे ब्रिटिश हुकूमत से लिया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आप लोग जानते भी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कैसे शुरू होता है। तो बात है 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आता है भारत में। उसके बाद से धीरे धीरे यूरोप वासियों का हमारे देश की तरफ रुझान होता है, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें, अगर उस समय की हम लोग बात करें तो हमारे देश की जीडीपी टॉप 2 में शामिल होती थी। ये आसान बात नहीं है उस समय, यानी हम लोग की ज़मीन और मुल्क काफ़ी जरखेज थी। इसी प्रलोभन के चक्कर में यूरोपीय नाविकों ने अपना यात्रा इधर प्रारंभ किया। अब बात ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1608 ईस्वी में होती है। अब वहाँ से अंग्रेज़ों ने ये नहीं सोचा था कि हम लोग, मतलब उन लोगों की मानसिकता ये कभी नहीं थी कि भारत पे हम लोग शासन करेंगे या औपनिवेशिक राज्य बनाएंगे। उनका मकसद और तत्कालीन उद्देश्य यही था कि भारत के माध्यम से अपने व्यापार बढ़ाया जाए। लेकिन वही कहा जाता है, धीरे धीरे उन लोगों की लालच बढ़ता गया और पूरे भारत में उन्होंने अपना हुकूमत चलाने की कोशिश की। तो 1608 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद से देखिए क्या होता है। 1757 ईस्वी की, जहाँ प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला द्वारा, वो अंग्रेज़ों से लड़ता है और मीर जाफर द्वारा बगावत कर देने से वो वहाँ से हार जाता है। इस युद्ध की कीमत बहुत भारी साबित होती है। 1757 में होता है आपका प्लासी का युद्ध। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन का शुरुआत होता है। तो प्लासी का युद्ध काफ़ी मायनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि रखता है भारतीय आधुनिक इतिहास में। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है और आप लोग जानते होंगे, अगर इतिहास से रूबरू हैं, तो इस 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, यहीं से ब्रिटिश काल की शुरुआत मानी जाती है। और यहीं से निश्चित हो जाता है कि बक्सर का युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का शासन यहाँ से फिक्स हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने लगभग आंशिक रूप से पूरे भारत पे यहाँ से शासन करने का एक रास्ता मिलता है। तो 1764 के बाद बक्सर का युद्ध होता है। यहीं से पृष्ठभूमि शुरुआत होती है ब्रिटिशों की। तो बक्सर का युद्ध होने के बाद अब देखिए ब्रिटिश का हुकूमत भारत के हर कोने में चरम सीमा पे शोषण उत्पीड़न जारी है। तो बक्सर के युद्ध के बाद भी अंग्रेज़ों का जो कूटनीतिक उद्देश्य है भारत में शासन करने का, वो जारी रहता है। लेकिन इसके खिलाफ में आते हैं इसके बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली आते हैं और टीपू सुल्तान उनके लड़के हैं। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली से 4 लड़ाइयाँ होती हैं। तो फिर भी ये लोग कुछ युद्ध जीतते हैं, कुछ हार जाते हैं। इसके बाद इन लोग का भी मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता भारत में अपनी पुख्ता मजबूती बनाए रखती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब टीपू सुल्तान और हैदर अली भी अंग्रेज़ों को रोकने में विफल हो जाते हैं, तो उसके बाद की क्या घटनाएं होती हैं अब आपकी देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी शुरू हो जाती है और 18वीं शताब्दी के बाद आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण क्रांति होती है भारत में,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम। 57वीं क्रांति का अगर हमारे जेहन में नाम आता है या हर भारतवासी के जेहन में आता है तो मंगल पांडे नाम की जो गूंज है, ध्वनि है, जरूर हमारे कान से टकराता है। मंगल पांडे 1857 क्रांति के पुरोधा, रचयिता, जो अंग्रेजों की कूटनीतियों के खिलाफ सर्वप्रथम खड़े होने वाले साहसी सैनिक थे और उन्होंने ही ये बगावत शुरू किया था 1857 क्रांति का, और यहीं से हमारी भारत की आज़ादी की पहली क्रांति मानी जाती है और इतना महत्वपूर्ण रखता है हमारे इतिहास में कि आज भी और भारत छोड़ो आंदोलन सहित कई जो मूवमेंट थे यहीं से प्रेरणा लिए गए। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी जगहों फैला हुआ था। जब मंगल पांडे को अंग्रेज़ों से बगावत करने के जुर्म में फांसी दी जाती है तो ये जो लहर थी पूरे भारत में फैल जाती है। सबसे पहले अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है। रानी लक्ष्मीबाई वह नाम है जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने का फैसला किया। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, अवध की बात करें तो बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे जो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। ये सवाल यूपीएससी में ही पूछा जा चुका है कि अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन कौन थे, तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ही थे। तो ऐसे बात करें तात्या टोपे भी थे, कुंवर सिंह की बात कर ही चुके हैं। तो ये लोगों ने मिलकर पूरे भारत में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 क्रांति को अंजाम दिया। यहीं से हमारी 1857 क्रांति शुरुआत हो गई। फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी अंग्रेज़ों के कूटनीतिक और उनकी कूटनीतिक क्षमता के कारण ये भी क्रांति को दबा दिया जाता है और इसके पीछे कुछ विफलताएं भी थीं जो इस क्रांति को आगे बढ़ने से रोक दी। तो आगे बात करते हैं 1857 क्रांति के बाद अब आपका उदय होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई जाती है। और ये बात एकदम फैक्ट है कि भारत की आज़ादी में कांग्रेस का महत्व और योगदान काफ़ी ज़्यादा है। यही नेताओं के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना भी पड़ा था, लेकिन इनके बावजूद हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनकी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, कमतर नहीं किया जा सकता। अब आगे बात करते हैं तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फल फूल रही थी, नेता लोग अपनी अधिकारों को ब्रिटिश सरकार के सामने रख रहे थे, तभी अचानक एक वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे बंगाल का विभाजन कर देते हैं। 1905 की बात है और यहीं से जो अंग्रेज़ों की यातनाओं और शोषण का जो चरम लेवल था, चरम सीमा थी, यहीं से शुरू होती है और यहाँ के बाद से भारतीयों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया, उसके बाद से जो गरम दल के लोग थे वो ज़्यादा अग्रसर होते हैं इस लड़ाई में। उनका मानना था कि अब बातों से काम नहीं चलने वाला है, इनके सामने बातों से कुछ नहीं होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इसी में बात करें तो एक आते हैं नौजवान खुदीराम बोस, और 18 साल की उम्र में भारतीय क्रांतिकारी जो फांसी पे झूलने वाले पहले योद्धा थे और उनकी शहादत को कोई नहीं भुला सकता। ऐसा एक क्रांतिकारी जो 18 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाता है और आज हम लोग इस आज़ादी का अमृतकाल का जो महोत्सव मना रहे हैं, उनके योगदान को याद किए बिना सफल नहीं हो सकता, क्योंकि 18 साल की उम्र में देश पे अपना प्राण न्यौछावर कर देना एक बहुत महान कार्य और एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं खुदीराम बोस की 18 साल में फांसी दी गई। ऐसे आगे बढ़ें तो जालियांवाला बाग भी अपने आप में एक बहुत मार्मिक दृष्टिकोण रखता है, जिसमें काफ़ी निर्दोषों की आहुति दी गई थी। ये बात है सन 1919 की 13 अप्रैल की। जालियांवाला बाग में सैकड़ों हजारों लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी, निहत्थे लोग मारे गए गोलियों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। अब बात करते हैं, यही कहानी नहीं रुकती है, चंपारण की एक कहानी आपको बताते हैं। चंपारण की एक घटना है, काफ़ी मार्मिक है। अब देखिए लोग किसानों पर भी कैसे अत्याचार करते थे। आपको हम बता रहे हैं एक बिहार की घटना है जहां गांधी जी आते हैं और चंपारण में किसानों के समर्थन में आंदोलन करते हैं। तो वहाँ एक ज़मीनी जो बहुत सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ
जो नील की खेती करने के लिए अंग्रेज किसानों को मजबूर करते थे, तो वहाँ पे वो लोग ज़मीन को चेक कैसे करते थे, ध्यान से सुनिए। जब किसान अपनी ज़मीन तैयार करते थे, उसको मिट्टी मतलब पाटते थे, मतलब उसको भुरभुरी बनाते थे, तो अंग्रेज इतने मतलब दुष्ट थे कि उस पे जो कुम्हार लोग घड़ा बनाते हैं उसमें पानी भरते थे और ऊपर से ले जाके गिराते थे। समझिएगा, जब ऊपर से घड़ा भरा हुआ पानी ज़मीन के नीचे आएगा और बिना टूटे वैसे ही रह जाए, तब नील की खेती के लिए वो ज़मीन योग्य मानी जाती थी। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी कि ऊपर से घड़ा गिरे तो टूटे ना। ये था अंग्रेज़ों का शोषण का चरम लेवल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सब चीज़ों से किसानों को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इसी के विरोध में गांधी जी अपना चंपारण आंदोलन शुरू किए थे। तो देखिए यहाँ किस लेवल तक अंग्रेज़ों ने भारतीयों पे क्रूरता का जाल फैलाया। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ आज़ादी के हम संक्षिप्त विवरण में आपको एक और चीज़ बताएंगे। यहीं के बाद से गांधी जी कोट पैंट छोड़कर धोती पहनना शुरू किए थे। इसके पीछे भी एक अच्छी कहानी है, फिलहाल मैं संक्षिप्त में बताकर आगे बढ़ना चाहूँगा। यहाँ मतलब जब वो बिहार का दौरा किए तो वहाँ पे देखे कि हालात महिलाओं की बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी से कहा कि जाओ समझाओ कि ये लोग ऐसे कपड़ों में क्यों रहते हैं। तो उस औरत का जवाब सुनकर ही गांधी जी का हृदय द्रवित हो गया, परिवर्तित हो गया, क्योंकि उस महिला का जवाब था कि पहले अपने आप को सुधारो। मतलब तुम लोग खुद अमीर आदमी हो और गरीबों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हो। इस बात का गांधी जी पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ठान लिया कि उसके बाद से मैं धोती ही पहनूंगा, क्योंकि वो जानना चाहते थे जब तक मैं गरीबों वाले कपड़े नहीं पहनूंगा मैं विश्वास नहीं जीत सकता हूँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गांधी जी कितने मार्मिक व्यक्ति थे, जो इस छोटी सी बात पे आकर उन्होंने कोट पैंट का त्याग कर दिया। तो ये भी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं तो भगत सिंह की फांसी, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड, ये भी आगे अनवरत किस्से हैं जो हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव को और प्रखर बनाते हैं और अपने मूल्यों को मजबूत करने पे बाध्य करते हैं। तो इसके आगे बात करें तो भगत सिंह की फांसी को कौन भूल सकता है। आज भारतीय इतिहास के अगर सर्वोत्तम उदाहरण है कोई देश प्रेम का, तो भगत सिंह के बाद ही कोई जगह ले सकता है। भगत सिंह ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही हम लोग में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना लबरेज हो जाती है। तो भगत सिंह की फांसी काफ़ी मायनों तक ब्रिटिश सरकार की जड़ हिला दिया। उनके साथ अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन कुमार, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी भी शामिल थे, और इनकी बलिदान की ही देन है कि भारत बहुत शीघ्र ही आज़ाद हो गया। तो ये था इन लोगों की योगदान के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को कोई नहीं भूल सकता। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा देने वाले अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कहा जा सकता है। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपना सब कुछ छोड़कर आज़ादी के इस दौड़ में शामिल हो गए। तो आगे बात करें तो महात्मा गांधी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान हस्तियों का भी योगदान बहुत कीमती है। तो अब आता है भारतीय आज़ादी का सबसे महत्वपूर्ण फेज 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो शुरुआत होती है और अंग्रेज़ों के ताबूत में आखिरी किल साबित होती है। इसके बाद से ही भारत के आज़ादी के दरवाजे खुल जाते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन भी अभी आपको हम प्रीवियस बातों में बता रहे थे कि 1857 की क्रांति से ही सबक लेकर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा अब आज़ादी लेनी ही पड़ेगी। इससे अंग्रेज़ों के जो कूटनीतिक प्रभाव थे उनका दुष्परिणाम हो चुका और भारत आज़ादी की तरफ बढ़ चुका। इसके बाद से ही भारत पूरी तरह से आज़ादी होने के आगे चल दिया। अब बात करें तो जब अंग्रेज़ों को लगा कि अब शासन करना भारत पे मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। तभी अचानक एक और इसमें ट्विस्ट आता है और पाकिस्तान नाम की देश
बनाने की मांग तीव्र हो जाती है। और आपको बता दें कि 14 अगस्त को पाकिस्तान भी अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाता है और वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन 14 अगस्त की रात आसान नहीं थी। करोड़ों लोग की बलिदान और करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए। इस कीमत पर आज़ादी हमको आज प्राप्त हुई है। तो हम अपनी आज़ादी से क्या सीख सकते हैं और इनके मूल्य कितने बड़े स्तर पे प्रभावशाली साबित होंगे हर भारतीय के जीवन में। तो हम लोग को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आज़ादी किस कसौटी पे और किस मूल्य के संघर्षों पे लिया गया है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए अपनी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाने जा रहे हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम आज़ादी के इस महान महापुरुषों क्रांतिकारियों के बलिदान, संघर्ष और त्याग को हमेशा के लिए आज़ादी की तरह ही अपने किरदार में जिंदा रखें। यही हो सकती है हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति। तो कैसा लगा यह हमारा जर्नी विट्स एकेडमी की तरफ से, आप लोग हमें ज़रूर बताएं। एक बार और जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिल से मुबारकबाद।